नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज किस बारे में बात करेंगे? दो बहुत अहम मुद्दों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि सुपरटेक का जो फर्जीवाड़ा हुआ है उससे किस तरीके से घर खरीदने वालों को और जो होम बायर्स हैं उनके सपनों को ठेस पहुंची है, और आगे आने वाले समय में आखिर क्या करें होम बायर्स, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे हम क्रिप्टो पर कन्फ्यूजन की। दरअसल भारत या विदेश में मौजूद क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बीच अगर किसी क्रिप्टो एसेट की खरीद फरोख्त होती है तो इस पर टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन ये टैक्स कैसे लगेगा, इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी तक मंथन कर रहा है। IT डिपार्टमेंट इस बात को सुलझाने में लगा है कि भारत में हुई ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी के प्रवाह को एक्सचेंज कैसे मैनेज करते हैं और क्या इस हालात में इस ट्रांजैक्शन पर कोई GST लगाया जा सकता है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुपरटेक की और घर खरीदारों की। एक एक पाई जोड़कर आदमी एक घर बनाता है, लेकिन गृह प्रवेश की जगह अगर सपनों पर ग्रहण लग जाए तो सपनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है सुपरटेक के हज़ारों घर खरीदारों के साथ। सुपरटेक के दिवालिया होने के बाद ये खरीदार आखिर परेशान है कि उनका अपना घर मिलेगा या नहीं, उन्हें अब क्या करना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल उनके जहन में उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों को हम अपने शो में उठाएंगे और उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में अधूरे और खंडहर हो रहे ये फ्लैट्स हजारों लोगों की जिंदगी का सपना है, लेकिन ये सपना अब टूट रहा है। सुपरटेक के दिवालिया घोषित होने के बाद एक बार फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है जो आम्रपाली सुपरटेक ने लिखी थी। हजारों घर खरीदारों की जिंदगी भर की कमाई दांव पर है। सुपरटेक ने बैंकों के 431 करोड़ रुपए डकार लिए हैं और अंजाम भुगतना पड़ रहा है करीब 11,000 घर खरीदारों को। पहले जरा मामला समझते हैं। दरअसल साल 2013 में सुपरटेक ने ग्रेटर नोएडा में इको विलेज 2 के लिए बैंकों के कंसोर्शियम से 350 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस लोन में यूनियन बैंक का हिस्सा 150 करोड़ रुपए का था। सुपरटेक इस लोन को चुकाने में कई बार चूका। अंत में जुलाई 2019 के बाद उसने लोन चुकाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। साल 2020 में यूनियन बैंक ने NCLT का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि सुपरटेक ने 431 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया है। इस बीच सुपरटेक ने यूनियन बैंक को वन टाइम डेट सेटलमेंट प्रपोजल भी दिया, जिसे बैंक ने मना कर दिया। 25 मार्च 2022 को यूनियन बैंक की अपील पर बैंक्रप्सी कोर्ट ने सुपरटेक के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को शुरू करने की मंजूरी दे दी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सुपरटेक के घर खरीदारों को आखिर करना क्या चाहिए, क्योंकि उनके मन में कई सवाल हैं। जैसे अब जबकि सुपरटेक दिवालिया घोषित हो चुकी है तो घर खरीदार के तौर पर अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या घर खरीदारों को अपने लोन की EMI जारी रखनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? क्या घर खरीदार को रिफंड की मांग करनी चाहिए या फ्लैट मिलने का इंतजार करना चाहिए? इनमें से कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं जो वक्त के साथ ही मिलेंगे। इसके पहले घर खरीदारों को कुछ तथ्यों को समझना जरूरी है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि घर खरीदार को IRP के सामने अपना क्लेम सबमिट करना चाहिए। जब क्लेम ऑथोराइज्ड हो जाएगा तो वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC का मेंबर बन जाएगा और उसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा मिल जाएगा। इससे जो भी फैसले होंगे उसमें उसका वोट काउंट होगा, यानी बिल्डर के खिलाफ सेटलमेंट को लेकर जो भी कदम उठाया जाएगा उसमें उसकी राय भी शामिल होगी। IBC में इस नियम को जोड़ा गया है, जिसमें घर खरीदार को भी बैंकों और दूसरे लेनदारों की तरह बराबर का हक दिया गया है। जहां तक EMI जारी रखने या बंद करने की बात है तो एक्सपर्ट्स की सलाह ये है कि EMI को जारी रखें, क्योंकि EMI बंद की तो आगे चलकर ये अलग से एक कानूनी लड़ाई बन जाएगी जो घर खरीदार के लिए मामले को और पेचीदा कर देगी। इस मामले पर सुपरटेक का कहना है कि वो इस आदेश के खिलाफ NCLAT जाएंगे। कंपनी का कहना है कि NCLT के ऑर्डर्स का ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स पर असर नहीं पड़ेगा, जैसे सुपरनोवा, ORB, गोल्फ कंट्री, क्विज अजालिया, स्क्वायर, वैली बसेरा, क्योंकि ये दूसरी कंपनी के तहत आते हैं। हालांकि सुपरटेक इकलौता बिल्डर नहीं है जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहा है। दिल्ली NCR में आम्रपाली ग्रुप और यूनिटेक ग्रुप भी इसके पहले डिफॉल्ट कर चुके हैं।
जेपी और लोटस 3Cs के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन घर खरीदारों को अब तक कुछ खास हासिल नहीं हुआ। लेकिन यूनिटेक के मामले में सरकार ने कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आम्रपाली का नाम NBCC अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रही है। अब देखना है कि सुपरटेक के घर खरीदारों की किस्मत का फैसला कैसे होता है। ET Now स्वदेश की रिपोर्ट। चलिए, कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेंकट राव, जो कि एडवोकेट हैं, इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल तो वेंकट आपसे रहेगा कि ये जो बात सुपरटेक ने कही कि कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सुपरटेक के अंडर आते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी और कंपनी के अंडर आते हैं, तो एज अ बायर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होना है कि नहीं होना है? उसकी पहली प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर सुपरटेक जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में गया है, तो जितने भी प्रोजेक्ट सुपरटेक के हैं वही इफेक्ट होंगे। अगर सुपरटेक के किसी और ग्रुप कंपनी में वो प्रोजेक्ट हो तो नहीं होगा। तो नेचुरली आपको सबसे पहले अपना एग्रीमेंट देखना है किनके साथ है, यानी कि सुपरटेक के साथ है, आपने खरीद सुपरटेक से की है या सुपरटेक XYZ प्राइवेट लिमिटेड या किसी और तरीके किसी और कंपनी में काम किया खरीदा है। नंबर 2, आपको अपना पब्लिक अनाउंसमेंट अभी RP करेंगे, उस पर भी ध्यान रखना है। तीसरा, आपको प्रॉपर तरीके से सुपरटेक के जो वेबसाइट होगा उसको मॉनिटर करना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं। और तीसरा, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एक फायदा ये भी रहता है कि आप रेरा में देख लीजिए आपका किस में प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन है, क्या वो सुपरटेक की कंपनी में रजिस्ट्रेशन है। आपका प्रोजेक्ट XYZ चाहे कोई इकोटेक विलेज है तो नेचुरली इकोटेक में ही गया हुआ है फेज 2 के चक्कर में, तो नेचुरली इकोटेक के तो प्रोजेक्ट सारे इसमें आएंगे। देखिए, पहला सवाल जो ये है कि पहली बात ये है कि आपको ये देखना होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या सुपरटेक के अंदर है, किसी और अंदर आता है। दूसरा सवाल, अब जिन लोगों का से सुपरटेक के अंदर आता है उनके लिए अगली प्रक्रिया क्या है, वो अगला स्टेप क्या लें यहाँ से? क्या वो इंतज़ार करें, कहाँ जाके देखें? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि RP की बात का ध्यान रखना चाहिए, RP से जो अनाउंसमेंट आएगी, ये कहाँ पे जाके बात करें, किससे बात करें, कौन देगा इनको गाइडेंस? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट आना है। विदिन 3 डेज एक पब्लिक अनाउंसमेंट आ जाएगा। और जैसे अभी हमने देखा है आपके कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं होम बायर्स, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होने की वजह से उनको अपना क्लेम दायर करना होगा IRP जो मिस्टर गोयल हितेश गोयल अपॉइंट हुए इसमें, उनके पास। आपको इसका इंफॉर्मेशन सुपरटेक के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, IBB के ही वेबसाइट पे भी मिल जाएगा जिसमें अपलोड होते हैं। तो इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होगा और सेपरेट कम्युनिकेशंस भी आएंगे। तो अगर आप प्रॉपरली अपने वेबसाइट को, सुपरटेक का वेबसाइट को भी और IBB के वेबसाइट को भी आप अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अदरवाइज इन जैसे केसेस में जनरली एक हेल्पलाइन टाइप भी सेटअप कर देते हैं जो IRP हैं, उसमें भी आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है सर कि मान लीजिए जो मेरा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया था, पोजीशन मिलने वाला था, मुझे पेमेंट करनी थी, पोजीशन लेना था, अब क्या वो प्रक्रिया भी रुक जाएगी या मैं अपना जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पोजीशन मिलना था मुझे, वो पोजीशन मिलेगा मुझे? देखिए, IRP की प्रक्रिया, जो इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि आपको जब जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जब अपना कंट्रोल लेता है या इवन सब्सिक्वेंटली 30 दिन के बाद अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पे भी फर्म होके आगे बढ़ती है बात, ये गोइंग कंसर्न की तरह कंपनी को चलाया जाएगा। तो नेचुरली जो प्रक्रिया नॉर्मल कोर्स में कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनको IRP अपना कोशिश करेंगे कि उसको जारी रखें और जो कंपनी चलाने के लिए जो भी आवश्यक है वो करते रहें। यस, एक COC कॉन्स्टिट्यूट होना है और COC के आने के बाद उनको अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है और उसके आगे जैसे जैसे COC फैसला लेगा उस हिसाब से आगे बढ़ेगी बात। लेकिन एक गोइंग कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस ठप हो जाए। ये सिर्फ ये मान के चलिए कि एक मैनेजमेंट रिप्लेस हो गया है और न्यू मैनेजमेंट, एक प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट वहां स्थापित हुआ है जो आगे काम करेंगे। एक सवाल लोगों के मन में हमेशा रहता है कि मैं पेमेंट अब क्या किसी और को करूंगा या सुपरटेक को ही करूंगा? तो जो एक सवाल है कि जिन लोगों से आप लगातार अभी तक बातचीत कर रहे थे, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, उन एम्प्लॉयज़ से ही बात करेंगे, हमें अब किसी और को बात करने की ज़रूरत नहीं है इस समय। देखिए, आप समझिए जो मैनेजमेंट है वो रिप्लेस हुआ है,
स्टाफ एम्प्लॉइज वही रहेंगे, बट यस जो आईआरपी है जो कंट्रोल में लेंगे वो अपने एक पूरा टीम सेटअप कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज उनको कोऑपरेट करेंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही वो इनफैक्ट उनकी रिपोर्टिंग सारी एक तरीके से न्यू आईआरपी इंटरिम प्रोफेशनल को हो जाएगी। हो सकता है आईआरपी किसी और स्पेशलाइज्ड एजेंसी को भी सामने रखें और उनसे बात करें, लेकिन एक पर्टिकुलर डिफाइंड गाइडलाइंस के दायरे में ही एक नया एम्प्लॉय बात करेगा, और जो भी होगा आईआरपी कंफर्मेशन आएगी उसके आगे ही बात बनेगी। जो भी पेमेंट्स भी लेने हैं वो आईआरपी अपने डिजिग्नेटेड कंपनी के ही अकाउंट में लेंगे, तो नेचुरली सुपरटेक एज ए कंपनी सेल्स स्टॉप्स, ऐसा नहीं कंपनी एंड हुआ है। मान लीजिए सर मैं एक होम बायर हूँ, मेरी ईएमआई अभी चालू है, मुझे मालूम पड़ता है कि प्रोजेक्ट तो अटक गया, बहुत समय से वैसे ही अटका हुआ था, तो अब मैं क्या अपनी ईएमआई को चालू रखूँ? क्या जो मेरे पेमेंट्स ड्यू थे सुपरटेक को, मान लीजिए मेरे को कुछ पेमेंट करना था, अब क्योंकि एक पहला सवाल आता है कि अरे कंपनी तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो तो रुक गया है, तो उसमें समय लगेगा, तो क्या मैं अपने पेमेंट्स करूँ? तो वहाँ पर एक इंसान जिसकी एक रेगुलर प्रक्रिया चल रही थी उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैंने जैसे कहा, एक कंस्ट्रक्शन रुक गई हम कह रहे हैं, आईआरपी कंस्ट्रक्शन रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन जारी रखने की कोशिश करेंगे। इवन जो पोसेशन और ये प्रोसेसेस है वो कोशिश करेंगे कि वो जारी रहे। यस, थोड़ा जब तक मैनेजमेंट रिप्लेस हो, थोड़ा इंटरिम में कोई डिस्टर्बेंसेस रहेंगी, वो जरूर रहेगा, बट एक गोइंग कंसर्न की तरह चलाएंगे। अब बात आती है आपकी ईएमआईज की। देखिए, ईएमआई एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के जरिए आपने लोन लिया हुआ है। लोन एक होम बायर ने लिया हुआ है, उसके अगेंस्ट हो सकता है कि एक एसेट जो क्रिएट होना था बिल्डर के जरिए वो होना था, लेकिन प्राइमरी लोन एग्रीमेंट जो है एक होम बायर और एक बैंक के बीच में है, तो इस वजह से ईएमआई का रोकना मेरा है सर पूरी जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको लेकर, क्योंकि आपने जैसे पहले भी हमें बात बताई गई थी कि आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के रूप में आते हैं, तो अब यहाँ से आपका क्या, आप सीओसी का पार्ट बन सकते हैं? आपके आगे अब क्या जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, आप जो पूरी जो लाइन है उसमें आप कहाँ खड़े होते हैं, जो पूरी कतार बनती है पेमेंट्स की? अगर मान लीजिए कंपनी लिक्विडेट होती है, अभी तो हमें मान के चल रहे हैं कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, पर और घर होम बायर्स को मिल जाएंगे आगे आने समय में, पर जो पूरी प्रोसेस है वो यहाँ से एक होम बायर की क्या प्रोसेस है? जहाँ तक होम बायर्स की बात है, सबसे पहली बात तो ये अभी एक मुद्दा ओपन है, जो कि ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स तो है, लेकिन ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है वो मुद्दा अभी ओपन है, बट यस फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है। बड़ी अगर सरलता से समझे इस चीज को, आप प्रक्रिया अब ये रहेगी कि एक तो पहले क्लेम्स फाइल होंगे, सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इवन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स सब फाइल करेंगे, और आईआरपी जो है एक सबसे पहले 30 दिन के अंदर अपना एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म करेंगे, जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बेसिकली उस कमेटी के हिस्सेदार बनेंगे। जहां क्योंकि होम बायर्स काफी तादाद में रहते हैं, तो उनके लिए मैकेनिज्म ये डिजाइन किया गया है कि एडवर्टाइजमेंट में ही एक 3 नाम सजेस्ट किए जाएंगे आईआरपी की तरफ से, वो भी उनका भी वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ही होते हैं, आईआरपी की तरह रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ही होते हैं। 3 नाम सजेस्ट किए जाएंगे, उनमें से रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो जब आप क्लेम फाइल कर रहे हैं उस समय आपको बताना पड़ता है कि इनको हम चूज करेंगे एज हमारे रिप्रेजेंटेटिव, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, जो कि सारे ही होम बायर्स का रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में। जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर्म होगा वो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको लेकर ही बनती है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स उसके हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो कमिटी बनेगी उसमें जो भी हिस्सेदारी रहेगी, मतलब होम बायर्स की और इंस्टीट्यूशंस की, वो परसेंटेज के हिसाब से आपकी वोटिंग रहेगी उसमें। तो नेचुरली अगर होम बायर्स एकजुट होके जो भी फैसला लेना चाहेगी वो अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपना मतलब अपना जो राय है वो रख सकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। उसके आगे एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्लेम्स को सेटल करके एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी कहा जाएगा। उसके बाद वो बिड्स के लिए इनवाइट किया जाएगा, वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम उनको जो सीरियस बिडर्स हैं उनको दिया जाएगा, बिड्स आएंगी, रेजोल्यूशन प्लान बनेगा, जो कि सबसे बढ़िया रेजोल्यूशन प्लान है वो फिर सीओसी के सामने रखा जाएगा, और वो सीओसी जिस प्लान को अप्रूव करती है वो प्लान के जरिए उस पर्टिकुलर बिडर को वो कंपनी आगे जाएगी। सो नेचुरली हर एक लेवल पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अपना एक से होगा,
नेचुरली परसेंटेज के बेसिस पे मैंने कहा, अगर 60% प्लस मान लीजिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का से सीओसी में होम बायर्स का रहता है, तो नेचुरली उनका से चलेगा। तो नेचुरली उनका जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होने की वजह से जो वोटिंग होगी उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। होपफुली इतना बड़ा कंपनी है, लार्ज कंपनी है, इट विल नॉट गो इनटू एनी काइंड ऑफ अ लिक्विडेशन, बट यस एक रेजोल्यूशन प्लान, एक ऑल्टरनेटिव बिडर आके इसको आगे बढ़ाने की एक प्लान दिया जाएगा। उसके हिसाब से आगे जो भी इसका रेजोल्यूशन होगा, घर बनेंगे, कितना पैसा एडिशनल देना है, नहीं देना है, या किस तरीके से डेट जो है, जो जैसे 431 करोड़ का आपका बोला जाता है यूनियन बैंक का है और बाकी किसी और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी क्लेम करेंगे, उन सबको लेके एक प्लान बनेगा, उसके हिसाब से आगे बात बनेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया वेंकट सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और होम बायर्स की जो सवाल हैं उनके मन में उनको हमारे लिए क्लियर करने के लिए। चलिए, जितना कन्फ्यूजन इस सवाल को लेकर है कि मुर्गी आई पहले या अंडा आया, उतना ही कन्फ्यूजन क्रिप्टो और उसके टैक्सेशन को लेकर भी है। देश में कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं और सबके काम करने के तरीके भी अलग हैं। ऐसे में सरकार किस पर टैक्स लगाए, कितना टैक्स लगाए, इसको लेकर टैक्स विभाग अभी माथापच्ची में ही जुटा हुआ है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे।